2021 से हम लोग एक काम के पीछे पड़े थे, उसकी चर्चा हमने नहीं की थी। वो है स्टेशन से सीधा वाई जंक्शन तक एक फ्लाईओवर बनाना, ताकि ट्रैफिक का सवाल हल हो जाए। मैंने पिछले हफ्ते में नितिन गडकरी साहब के साथ 3 घंटे की मीटिंग की। सवाल इतना ही है, ये जो रास्ता था, ये पहले का बॉम्बे पुणे हाईवे था। ये आपको पीछे जो रास्ता है वो पहले बॉम्बे पुणे हाईवे था। तब हमने लड़के झगड़ के मनमोहन सिंह, टी.आर. बालू और शरद पवार साहब ने मिलके इसको हमें हमारे हैंडओवर किया, और उसके बाद उसका डेवलपमेंट और कॉन्क्रीटाइजेशन शुरू हो गया। अब रही बात, इसके ऊपर अगर हम ब्रिज बनाते हैं तो उसको आने वाला खर्चा कम से कम कुछ नहीं तो कुछ 800 करोड़ रुपया है। इतना खर्चा ना तो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कर पाएगी, स्टेट गवर्नमेंट का मुझे पता नहीं। नितिन गडकरी बहुत एग्रेसिव मिनिस्टर होने के कारण मैंने उनसे मुलाकात की, मेरे बहुत अच्छे संबंध है उनसे। तो उन्होंने ये मांग की कि मुझे सिर्फ एक प्रूफ ला के दो कि ये आज भी नेशनल हाईवे है, इसको चेंज नहीं किया गया है। हमने कामड़े नाम के ऑफिसर से अपनी बात की, मैं आते आते बात की, तो उन्होंने बोला कि मंगलवार तक आपको सब डिटेल्स मिल जाएंगे कि ये नेशनल हाईवे ही हमने रखा है, सिर्फ मेंटेनेंस एंड डेवलपमेंट के लिए हमने वो थाना म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को दिया है। अगर ये सर्टिफिकेट मिलता है और हम ये प्रूव कर देते हैं कि नेशनल हाईवे, तो हमें 700-800 करोड़ रुपए मिलके ये पूरा ये नेशनल हाईवे डिवीज़न हमारा फ्लाईओवर बनाएगा, ऐसे खुद मंत्री साहब ने कहा है। मैंने मुख्यमंत्री शिंदे साहब को भी लेटर लिखा है कि अगर वो नहीं होता है तो आप पैसे डाल के हमको ये हाईवे बना के दीजिए, नेशनल हाईवे का ये पट्टा बना के दे दीजिए और फ्लाईओवर बना के दे दीजिए, ताकि मुंब्रा के ट्रैफिक की समस्या हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। अभी एक रास्ता बन रहा है, वो रास्ता बन रहा है MM वैली से, आप देखेंगे तो एक रास्ता बोरी कब्रिस्तान के लिए जा रहा है। वो बोरी कब्रिस्तान का सीधा रास्ता हमारी चाहत है कि वो स्टेशन के नज़दीक किधर निकल जाए, तो ताकि आने वाले लोग उधर से आए और नादुल फला से वाई जंक्शन की तरफ चले जाए। तो फिर हमारा शिमला पार्क का जो कॉर्नर है जहाँ पे ट्रैफिक हमेशा होता है वो कम हो जाए। विधानसभा के बाद ये जो अलमास कॉलोनी का ये कॉर्नर है और शिमला पार्क का एक कॉर्नर है, वहाँ पे अंडरपास बनाने की योजना हमने रखी है, बनाई है, हमारा ड्राइंग कंप्लीट है। अगर हम सत्ता में आएंगे, हम आने वाले ही है, तो ये दोनों अंडरपास तुरंत उसका काम शुरू हो जाएगा। ये टेंडर विंडर निकलेगा, वो प्रोसेस रहेगी, लेकिन ये दोनों अंडरपास जाएंगे तो हमारा ट्रैफिक का समस्या और कम हो जाएगा, और उधर जगह है अंडरपास के लिए। तो ये मुझे बताना था आपको। ये ऐसा नहीं है, ये लेटर 2023 का है, पहली फाइल है मेरे पास। ये सब लेटर सब हमने तभी दिल्ली में पहुंचाए थे। ये 2021 से कहानी शुरू है। फिर 2017 में हमने लेटर लिखा था और हम भागदौड़ कर रहे थे। वो है एक्सटेंशन ऑफ ब्रिज। ये जो ब्रिज है हमारा जहाँ दाभोलकर के नज़दीक, वो ब्रिज के दोनों बाजू बढ़ाए जाएं, ऐसे हमने मांग रखी थी। अभी शासन का उनको लेटर आ गया, शासन ने खर्चा किया है, रेलवेज ने खर्चा किया है। फास्ट ट्रैक ब्रिज हाँ, तो उसको अभी स्ट्रेंथनिंग किया गया है, नीचे उससे उसको सपोर्ट देके स्ट्रेंथन किया गया है, क्योंकि वो कई साल पुराना ब्रिज है। तो रेलवे को उसको धोखा लग रहा था, तो रेलवे ने उसको, तो हमने कमिश्नर से मुलाकात की। कुछ दिन कमिश्नर से मुलाकात करते समय मेरे साथ चानू पठान था, तो हम लोग ने कमिश्नर से मांग की कि होना चाहिए। तो कमिश्नर बोले पहले अगर ये हाईवे है
तो हाईवे है तो आप नितिन गडकरी से बात कीजिए। नितिन गडकरी अगर चाहेंगे तो हमको ये 60 करोड़ का ब्रिज, जो भी है कीमत, 60 करोड़ है ऐसा लगता है, तो ये दोनों हम उसको एक्सटेंड करके फिर उसको बड़ा कर सकेंगे। लेकिन अगर कोई नहीं करता तो जितेंद्र ये मैं काम तुमको करके दूंगा, ऐसे खुद कमिश्नर ने मुझे कहा है। अभी मौजूदा कमिश्नर जो है सौरभ राव, पिछले हफ्ते ही हमने मुलाकात की थी, ऐसे हंसते खेलते गए थे, लेकिन बातों बातों में ये सब सब्जेक्ट्स नहीं। ऑडिट की मांग के दौरान हाँ, तो ऑडिट की मांग की नहीं उसके पहले ये क्या, मैं हरदम मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके बताता नहीं हूँ ना कि ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, तो अब आदत से करनी पड़ेगी बताने की लोगों को कि मैं ये कर रहा हूँ। सीख रहे आप? हाँ, किसी से सीख रहे? हाँ, मैं बुद्धू था, मुझे नहीं मालूम था कि इतना सब बोलना पड़ता है। शिमला पार्क की जो स्कूल है वो, उसके ऊपर हमने पहले से बहुत नजर रखी थी। कंप्यूटर सेफ्टी के लिए हमने ट्रॉली का पहली बात बताता हूँ कि इस मई महीने में जब उसके बाथरूम्स की हालत खराब थे, तब हमने 25 लाख रुपया CSR लाया, और वो CSR से पूरा हमने बाथरूम रिपेयर करके लिया। पूरा ये बंद था, हमारे साथ टीचर्स थे और हमने वो बाथरूम अच्छा करके दिया। फिर उसका तोड़ हो गया, लेकिन बना दिया। कंप्यूटर सेफ्टी के लिए उनको जो ट्रॉलीज रहती है वो दी गई थी, ताकि वो जितने भी कंप्यूटर से वो सेफ रहे, उसके पैड्स जो होते हैं वो सेफ रहे। फिर स्कूल को जैसे ही आप देखेंगे वहाँ आपको कुछ पुतले, कुछ रंग की वो काम वगैरह नजर आएंगे, तो वो भी हमने पीछे लग के करवाया था। पिछले 5 सालों से लगातार हमको तासिका शिक्षक मिल रहे हैं। जब भी हमने मांग की, उस समय के कमिश्नर थे, हमको तब तासिका शिक्षक दिए। आज जो तादाद बढ़ी है वो 1921 से लेके 3-4 यानी 1920 से लेकर हमने लगातार 2020 से लेकर लगातार हमने वो शिक्षक लाने की कोशिश की है। 2007, 2006, 2011 और 2014 में लगे हुए शिक्षक, उनको रेगुलर पे स्केल देने का भी काम हमने किया है। जो उनको नहीं मिलता था वो रेगुलर पे स्केल देने का भी काम किया है। 2022-23 में 56 तासिका शिक्षक भेटले, तसेच 2021-22 मध्ये 48 शिक्षक आले होते। 2022-23 मध्ये 36 भेटले होते। या वर्षी 2024 मध्ये 25ला 49 तासिका शिक्षक भेटणार आहे, आणि परमनंट शिक्षकांची मागणी केली होती, ते पण 21 शिक्षक येणार आहे। समझे ना? 2024-25 में प्राइमरी 49, सेकेंडरी में 21, इंग्लिश मीडियम में 8। उसी स्कूल के बाजू में एक बड़ी लाइब्रेरी खुल रही है। जो लोग खोज रहे हैं लाइब्रेरी किधर है, लाइब्रेरी किधर है, लाइब्रेरी किधर है, तो उनके खोज को आज मैं विराम देता हूँ। जिसको देखना है जाके देख ले, वहाँ लाइब्रेरी बनी हुई है, वहाँ रैक्स बने हुए हैं। किताब लाने के लिए लोग, जो उनको उर्दू समझता है, जिनको साइंस समझता है, जिनको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, उन लोगों को अपॉइंट कर दिया है। वो मार्केट से जाके जो एग्जामिनेशंस के लिए किताबें लगेंगी, और खास करके ऐसे ही पढ़ने के लिए भी लोग जाते हैं लाइब्रेरी में, तो वैसी भी किताबें वहाँ पे रखी जाएंगी। कम से कम उसके लिए हमने 15 लाख रुपए का इंतजाम कर दिया है। 15 लाख रुपए की किताबें वहाँ पे लाके रख दी। और जब भी कोई न्यू रिटायर होता है, हम संघर्ष की तरफ से उसको एक बैग और कुछ सम्मान वगैरह करके उसको अलविदा कहते हैं। अभी ये साल में कम से कम 27 और 128, 155 शिक्षक या टीचर्स इस साल में आने वाले हैं। फिर ये हॉस्पिटल जो पीछे का है वो जल्दी शुरू हो जाएगा। उसका जवाहरलाल महात्मा ज्योतिबा फुले की जो योजना उनको मिल नहीं रही थी,
वो योजना के लिए मैंने डॉक्टर चौहान जो उसके हेड है उससे बात की, उसने सिग्नेचर करके वो क्लियर किया है, उनके पास आ जाएगा। जैसा ही वो आएगा, मुख्यमंत्री को जब भी टाइम मिलेगा उद्घाटन हो जाएगा। आपके मालूमात के लिए बताता हूँ, वहाँ की जितनी भी मशीन्स है, MRI हो, जो भी जो मशीन्स है सब चालू कर दी गई है। अभी सिर्फ वो रुके थे कि हमको एक बार महात्मा फुले का जो योजना मिल जाए तो फिर कैश फ्री हम जो सोच रहे हैं कि बिना पैसे का आदमी उधर जाए, खाली खींचा जाए और ऑपरेशन करके बाहर आ जाए, वो काम शुरू हो जाएगा। और मुझे लगता है जल्दी मुख्यमंत्री को भी बोलने वाला हूँ, जल्द आके रिबन काट दे तो मुमरा के लिए अच्छा हो जाएगा, एक अच्छी सुविधा मुमरा को मिल जाएगी। सर, ये फ्लाईओवर की आपने बात की है, मुमरा के ट्रैफिक कंजस्टेशन को खत्म करने के लिए काफी बड़ा काम है वो। जैसे आपने बताया 700-800 करोड़ रुपए की लागत से वो काम होगा। तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी, तो रास्ते मंत्रालय जो उनके पास है, तो क्या उन्हीं के मंत्रालय से इसका खर्च उठाया जाएगा? हाँ, ऐसा है कि 800 करोड़ रुपए तो सौरभ राव सपने में नहीं दे सकता जी। मेरी और सौरभ राव की बात भी हुई इसके ऊपर कि दिस इज द ओनली सॉल्यूशन फॉर मुमरा के आने वाले 20 सालों के लिए अगर ट्रैफिक सॉल्यूशन निकालना है, दिस इज द ओनली सॉल्यूशन। टेम्पररी बेसिस पे शिमला पार्क का सर्विस रोड क्यों नहीं शुरू किया जा रहा है? अलग अलग फंडिंग आई, कभी डामरीकरण, कभी कॉन्क्रीटाइजेशन करके सड़क पूरी कर ली गई, लेकिन वहां पर दुकानदारों का, मटेरियल सप्लायरों का, इनका उनका कब्जा जमा हुआ है। 500 मीटर का वो पट्टा है, अगर शिमला पार्क से निकलने वाली गाड़ियों के लिए वो लेफ्ट डाइवर्जन शुरू हो जाता है तो शिमला पार्क पर बैठने वाली चौकड़ी खत्म हो जाएगी। काफी कम से कम, मैं पूरी तरीके से नहीं कहता, लेकिन 50% राहत मिलेगी। उस पर काम क्यों नहीं हो रहा है सर? इसके ऊपर काम जरूर होगा, लेकिन आप कामदार भाई जानते हो कि यहाँ पे पार्किंग की बड़ी समस्या है। लोग मानते नहीं हैं, लोग 4-4 लाइन की पार्किंग करते हैं। पुलिस भी उनके ऊपर कुछ कार्रवाई करती है तो पुलिस से भी लड़ जाते हैं। आखिर में हमको ही जाना पड़ता है, भाई पुलिस को शांत रहो, उनको शांत रहो, ये इनका ही काम है। और फिर ऐसा है कि हमारे रास्ते इतने चौड़े हैं, कि हमारे रास्ते का अगर हम सोच ले करें आँख बंद करके तो हमारा रास्ता रेमंड का जो रास्ता है ना, वैसा रास्ता है। पर हम क्या कर सकते हैं इस रास्ते पे? 4-4 लाइन हॉकर की लगी हुई है, उसके बाद 1 लाइन गाड़ी की लगती है, और हम अपना 45 मिनट्स हम ट्रैवलिंग में वेस्ट कर देते हैं। कामदार साहब, इसको लेकर के डीसीपी विजय राठौर साहब को मुमरा रेलवे स्टेशन से लेकर के और वाई जंक्शन तक पूरा विजिट कराया था हम लोगों ने। आप वहां मौजूद थे। और जो आप बात कर रहे हैं शिमला पार्क के नाके की, तो वहां को लेकर के हमारे एएमसी ने, बालू टीचर साहब ने, उन लोगों को जो टेम्पो यूनियन वाले होते हैं, अरे एएमसी आता है, यूनियन को, दुकान वालों को नोटिस देता है, वार्निंग देता है, जाके फिर अपनी एसी वाली केबिन में बैठ जाता है। वहां पे नोटिस दीजिएगा जमीन भाई, किसी एएमसी ने कोई उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए कोई काम नहीं। वही कंप्लीट कर रहा था मैं। उन्होंने नोटिस दिया, उसके बाद जाके हम लोगों ने खुद विनती किया, लेकिन वो लोग नहीं समझने को तैयार हैं। उसको लेकर के फिर एक बार हमारा मिशन जो ट्रैफिक फ्री मुमरा को लेकर के है, उसे हमें करना है। उसे हमें कंप्लीट करना है और करेंगे हम लोग। मैं जिंदगी में पहली बार टाइप पेपर लेके आके कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ, नहीं तो मैं जिंदगी में कभी भी टाइप पेपर लेके मैं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस भी नहीं किया। पहली बार ऐसी जरूरत नहीं पड़ी आपको टाइप पेपर मेरे को मुमरा के पत्रकारों से आजकल डर लगने लगा है। क्यों? अब डर डरता हूँ बस। अब डरना भी गलत है क्या? मुमरा के पत्रकार सच कहीं पूछ लेते हैं तो हाँ, बिल्कुल सच्चाई का दामन जो पकड़ा है उन्होंने, वो छोड़ते ही नहीं। और वैसे भी इशूज बहुत लंबा था। अभी आप बात कर रहे थे रोड और सड़क की, तो मुमरा की सबसे बड़ी समस्या इस वक्त है पार्किंग की, जो कभी अलॉट नहीं की गई है। उसके अलावा जो 4 व्हीलर्स हैं वो जगह पे ही जाम कर देते हैं, उनको उठाकर लेने जाया जाता है। जब कहा जाता है तो वो कहते हैं हमारे पास डंप की जगह नहीं। ये सारी समस्याओं से मुमरा को कब ऐसा ये बात कह रहे हैं आप, वो सच है, क्योंकि मुमरा का पिछले 15 सालों में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ गया है।
मुंब्रा में अब बैंकों का लोन मिलता है, लोन पे गाड़ियाँ मिलती है, तो लोग गाड़ियाँ ले लेते हैं। लेकिन हमारे बिल्डर जो दोस्त है, उन्होंने कभी भी पार्किंग की समस्याओं को दिल में नहीं रखा था। अब लेकिन पार्किंग के लिए कुछ ना कुछ इंतज़ाम करना पड़ेगा। हम सोच रहे हैं कि एक जगह हमने देखी है, वहाँ पे पार्किंग प्लाजा बड़े पैमाने पे करना पड़ेगा और लोगों को पे एंड पार्क सिस्टम में डालना पड़ेगा। सर आपने एक सॉल्यूशन बताया था सालों पहले हैंगिंग मार्केट का, क्या वजह रही कि उसका इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया? ये ट्रैफिक की वजह से उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं, क्योंकि नीचे का ट्रैफिक इतना ज़्यादा है कि लोग चढ़ ही नहीं पाएंगे। और लोगों का दूसरा ये है कि लोगों को लिफ्ट चाहिए चढ़ने के लिए, वो लिफ्ट दे नहीं सकते, क्योंकि उस लिफ्ट में जरा भी सुपारी भी आ गई तो लिफ्ट बंद हो जाए। अवार साहब, आपने लाइब्रेरी की बात की। कुछ दिन पूर्व हमने मुंब्रा में बहुत सारे कटआउट्स भी देखे थे लगे हुए, और उसमें एक हज हाउस का भी कटआउट हमने देखा। हज हाउस आने वाला, जरा रुको ना। सब काम आज बता दूंगा, तुम अगले महीने में, आप अगले हफ्ते में कैसे मिलेगा? आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे आप भी हजम करना सीखो ना। मतलब सर आप अब हर हफ्ते प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे? नहीं, मैं हर हफ्ते नहीं करूंगा, इतना टाइम नहीं है मेरे पास। अरे हम लोग कर लेंगे यार। सर एक मुद्दे पे सर आपका ध्यान देना चाहता हूँ कि जो नया ब्रिज बना है, जो वाई जंक्शन पे जो डाइवर्जन है, वो ब्रिज पे सर अभी 4-4 इंच के बहुत बड़े बड़े खड्डे हो गए। इस्लामुद्दीन भाई ने भी न्यूज़ बनाया और भी कई सारे पत्रकारों ने वहाँ जाके न्यूज़ बनाया है। एकदम नया ब्रिज है सर, अभी बना है और 4-4 इंच के खड्डे हो गए। वो 500, वो क्या, वो 354। यस सर, उसके जितने भी हालात है, वो जितनी भी चीजें बनी है, अटल सेतु से लेके, है ना, ये जितना भी बना है इसमें हर जगह यही है। तो इसके लिए सवालात जो है उनसे होना चाहिए। नहीं सवाल नहीं, मैं तो बोलो कि आपका ध्यान में पहले ध्यान है ना, हमारी गाड़ी उस खड्डे से ही जाती है ना भाई, तो हमारा ध्यान है। जावेद भाई, इब्राहिम भाई के साथ वहाँ पे पूरा मेरा विजिट हुआ था एक दिन, अगर आपने देखा होगा लाइव के माध्यम से। और उसके बाद हमने पत्र भी दिया है MMRDA को। उन्होंने कहा है कि इसका ठेका SMC कंपनी ने लिया है, और SMC कंपनी ने मुझे कहा है कि मैं 2 से 4 दिन के अंदर वो काम चालू कर दूंगा। जिस तरीके से बाईपास का बैरिकेडिंग वाल बनाया उन लोगों ने, उस तरीके से उस काम को करने का भी हमें आश्वासन दिया है। और अगर 2 से 4 दिन के अंदर वो नहीं होगा तो हम लोग वहीं बैठ करके आंदोलन करेंगे। आप मेरे साथ चलिएगा। 100% चलेंगे। सर कल जो मुंब्रा में हुआ उसको लेके जो है शहर में चर्चा है कि आप जो है धर्म की राजनीति कर रहे हैं, क्या कहना चाहिए? मैं कुछ नहीं बात करनी चाहिए। उसमें देखा गया है, सर देखा गया है कि मुंब्रा में देखिए मेरी बात सुनिए, मैंने आपने सवाल किया, उसका जवाब है। कंप्लेंट करने दो, सवाल जो मैं कंटिन्यू करूंगी। मुंब्रा में कई सारी मुस्तकिल के ऊपर जो है FIR दर्ज हुई है, मना नहीं होता, लेकिन आज तक एक भी गिरफ्तारी मुंब्रा स्टेशन पे हुई नहीं है। ऐसी क्या वजह है? क्या FIR होती है लेकिन उस पर फॉलो अप नहीं होता है और जिस पे अरेस्ट नहीं होते हैं? आपको एक कानूनी चीज़ बताता हूँ। जब महाराष्ट्र में 30-25 FIR होंगे तो सब FIR हाईकोर्ट बोल देती कि सब FIR एक पुलिस स्टेशन पे रजिस्टर करो। तो जिस पुलिस स्टेशन पे वो जाते हैं जिधर गुनाह हुआ है, ये सब FIR उधर जाएगी, उसको अरेस्ट किया जाएगा। ये आज तक एक भी अरेस्ट ऐसा लगता है। तो कालीचरण को किसने अरेस्ट किया था? अरेस्ट करके थाना लाना मैं ही था ना कालीचरण को अरेस्ट करने वाला। लेकिन सर रामगिरी महाराज को लेकर तो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी कहा कि हमारा संरक्षण है आपको, तो ये सवाल आप उनसे पूछे ना, मुझे क्यों पूछ रहे हैं? और मैं तो सेक्युलरिज्म के लिए लड़ने वाला आदमी हूँ। कल भी मैं आया, 6 घंटा वहाँ पे बैठा, और उसके मैं क्या बोल रहा हूँ, एक आपने वो सवाल किया कि अवार साहब धर्म के ऊपर राजनीति करते हैं। कल के मामले में वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मामला था, उसमें मुसलमान होने के नाते सभी पॉलिटिशियन, सभी सामाजिक, सभी आवाम और सभी उलमा वहाँ पहुँचे। और आवाज सब तो कंटिन्यू, भाई साहब से लेकर शमीम भाई से लेकर मैंने बहुत सारे लोगों ने, मुफ्ती साहब ने फ़ोन किया कि पुलिस स्टेशन FIR नहीं ले रही है। तो आवाज साहब ने ज्वाइंट CP से बात करके कहा और बोला मैं भी वहाँ पहुँच रहा हूँ। आवाज साहब पॉलिटिशियन होने के नाते नहीं गए। इस लोग जो ये कॉन्स्टिट्यूंसी है, यहाँ के स्थानिक MLA है, जैसे स्थानिक कॉर्पोरेटर, स्थानिक लीडर जाएंगे, तो ऐसे ही हमारे लोक प्रतिनिधि वहाँ रहना चाहिए दबाव के लिए प्रशासन को। वो गए, उनका उनसे कोई लेना नहीं। भाई साहब बोले, मेरी बात सुनो भाई साहब।
हम अवार्ड साहब के यहाँ मीटिंग में बैठे थे। मैं वहीं से बम्बई निकला, हीरा पाटिल मेरे को छोड़ने के लिए गया। उसी गाड़ी में से मैंने डीसीपी को फ़ोन किया। एक पत्रकार है हमारे यहाँ अलमास के पास आगे रहते हैं, उस पत्रकार ने मुझे फ़ोन किया। उसने मुझसे जज्बाती बात किया। उसने कहा यहाँ फसाद हो जाएगा, भाई साहब आप कुछ करो। मैंने तुरंत डीसीपी साहब को फ़ोन किया और उनको बोला, साहब 3 घंटे से हमारे आलिम मौलाना वहाँ बैठे हुए हैं और चीख पुकार हो रही है और आपके पुलिस इंस्पेक्टर पे जो है एफआईआर नहीं ले रहा है। उन्होंने बोला, भाई साहब आपके साथ कौन है? मैं बोला मेरे साथ परवेज़ है। बोले आप तुरंत परवेज़ को भेज दो और जिस इंस्पेक्टर ने इनकार किया उस वही एफआईआर लेगा। और उसके बाद 4 लोग शायद अंदर जाके एफआईआर हुई। उसके बाद मेरी अवार्ड साहब की बात हुई, है ना। मैंने अवार्ड साहब को ये बताया कि ऐसा ऐसा है। मैंने ऐसा ऐसा उसको बहुत रैश बोला डीसीपी साहब को कि साहब कब जब कुछ मुमरा में हो जाएगा तब कुछ करोगे क्या? इलेक्शन ईयर है, हर आदमी राजनीति करेगा, राजनीति होगी, ना। लेकिन मैंने वो पत्रकार को बोला, देखो आप मेरे को ये रिक्वेस्ट मत करो, हम भी उसी रसूल की उम्मत में से एक आदमी है, हम भी है, हमारा भी फर्ज बनता है और हमने ये चीज़ किया। और उसके बाद मैं बम्बई के रास्ते में था, मैंने यहाँ अवार्ड साहब गए, ना अवार्ड साहब गए, वो गए तो मेरा ऐसा है कि भाई साहब देखिए रूडली बिहेव किया गया था इंस्पेक्टर द्वारा उलमा के ऊपर और जिस तरह से बात की गई थी, यहाँ तक कहा गया था कि आप पब्लिक में लेके आओगे हम देख लेंगे। हेलो, मुझे सब उलमाओं ने ये बात बताई है। उनके खिलाफ एफआईआर के लिए बोला गया है। मेरी शायद अवार्ड साहब की बात हुई। मैं खुद कल कमिश्नर से बात करने वाला हूँ। मैं उनको कहने वाला हूँ कि सीसीटीवी कैमरा चेक कर लो। किसी एक एफआईआर को 8 घंटा लगना, ये मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है और उसी वजह से माहौल ख़राब हुआ, वरना हो जाता था। पिछली बार जब ऐसा हुआ था, इनको मालूम जी पिछले बार जब ऐसा हुआ था नहीं अभी 2 महीने पहले उलमा बाहर खड़े थे तो मैंने उलमाओं को बाहर देखा, तो मैं अंदर गया तो कुछ ऐसा ही मामला था। तो मैं तुरंत वहाँ बैठ के पहले एफआईआर रजिस्टर करवाया, वो उलमाओं के हाथ में एफआईआर दे दिया और मैं उधर से निकल गया। ये एफआईआर अगर कल तुरंत हो जाती तो ये सब नहीं होता था ना। ये सारी मिसबिहेवियर, ये सारी अजीम पत्रकार था। वजह रही होगी कि एफआईआर दर्ज करने के लिए इतना टाइम? उसको पूछो। अभी वो हम कल हम कमिश्नर साहब को मिलने वाले हैं। कमिश्नर साहब से मिलने वाले हैं और ये बात को रखने वाले हैं। मेरी अवार्ड साहब की चर्चा हुई है कल रात में लगभग 1:30-2 बजे कि हम कल कमिश्नर साहब को जाके बोलेंगे सेंसिटिव इशू पे, हिंदू धर्म हो या मुस्लिम धर्म हो या बौद्ध धर्म हो या कोई भी धर्म हो, सिख धर्म हो, किसी भी धर्म, ईसाई धर्म हो, किसी भी धर्म के बड़े पंथ को अगर कोई किसी तरीके का कोई गाली देता है, कोई भी इन पंथों में से जितने पंथ मानते उसके ऊपर तत्काल कार्रवाई करो, उसको तुरंत जेल करो। अगर किसी की भी मिसबिहेव होता है तो उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई। और देश में जब तक ये नहीं होगा हॉस्टिलिटी होते रहेगी, जब तक ये सब होते रहेगा। भाई साहब मेरा एक आखिरी सवाल ये है कि जिस तरीके